हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहां पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर और सब्जेक्ट है फिजिक्स। और इसमें हम काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और काफ़ी पोर्शन हम लोगों ने कवर किया है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, फेराडेस लॉ के बारे में, फेराडेस लॉ फर्स्ट लॉ और उसके बाद लेंज लॉ, इन सब के बारे में बात किया था। इस पर हम लोगों ने लास्ट संडे पर टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में आगे लिखा है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर आगे है आपका एलसीआर सर्किट, फिर उस पहले अल्टरनेटिंग करंट है, फिर एलसीआर सर्किट है। तो इन सब को हम लोग पहले बारी बारी से डिस्कस करके तब हम लोग एलसीआर सर्किट पे पहुँचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग पहला टॉपिक जो हम आज करेंगे वो है आपका सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या इसे आप क्या बोल सकते हैं, स्वप्रेरण। यानी अभी तक क्या था, हम लोगों ने लास्ट जब वीडियो में देखा कि अगर किसी मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई लूप है, वहां पर आपने क्या किया, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कैसे भी किया, मैग्नेट को मूव करा के किया या कॉइल को मूव करा के किया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ तो इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इंडक्शन की फिनोमिना क्या होती है, जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी या कोई भी नई क्वांटिटी टेक्स प्लेस करती है, आती है, एग्जिस्ट होती है, उसमें आपका किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं होता। तो इसे इंडक्शन प्रोसेस का मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा नया केस है, इसमें क्या है कि हम एक कॉइल लेते हैं। कॉइल आपका सिंपल एक इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में वायर कर दीजिए तो कॉइल हो जाएगा। इसको हम किसी सेल से कनेक्ट कर दें और मान लीजिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो सेल से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो करेगी तो करंट का अपना मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, अब अगर कुछ देर बाद की बात करें तो क्या होगा भाई, चूंकि ये सेल है, सेल क्या होगा, इसकी बैटरी सेल की एनर्जी क्या होने लगेगी, टाइम बाय टाइम कम होने लगेगी। और जब कम होने लगेगी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने लगेगी, कमी आने लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो इस लूप से या इस कॉइल से क्या होगा, आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी संख्या भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लग रहा है, कम होने लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लग रहा है किसी भी कॉइल के थ्रू, तो क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट क्या होगी या एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। तो फैराडे ने ये बताया कि भाई यहाँ पर क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था। जो भी हो रहा है इस कॉइल के अपने करंट के द्वारा हो रहा है। जो इस करंट, जो हम करंट इसको दे रहे हैं, उसी करंट की वजह से ये फिनोमिना हो रही है। तो यहाँ इंडक्शन की फिनोमिना हो रही है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसमें किसी एक्सटर्नल फील्ड का कोई हाथ नहीं। इसमें किसका हाथ है, उसके अपने फील्ड का हाथ है। आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इस कॉइल में क्या होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो क्या होने लगेगी, टाइम बाय टाइम डिक्रीज होने लगेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये अपने ही करंट के द्वारा क्या हो रहा है, इसमें एक नया करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, प्रेरित धारा होगा। और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। मतलब ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज होने से क्या हो रहा है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना बोला। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा और फिर आगे बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ द करंट flowing through a circuit changes with time
then due to this a voltage get induced in the circuit and induced current also flows through the circuit, then such phenomena is called self induction. ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। हिंदी मीडियम का डेफिनेशन कैसे बन सकता है, लिखेंगे यदि किसी परिपथ में बहने वाली धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो इसकी वजह से या इस कारण परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा भी प्रवाहित होती है या प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। इस प्रक्रिया को या इस फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को स्वप्रेरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हो गया। माफ कीजिएगा। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि ये जो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना से आपकी करंट प्रोड्यूस हुई है या ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, तो क्या ये लेंज लॉ को फॉलो करेगा? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल करेगा। तो एकदम जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी तरीके से सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण की प्रक्रिया में, फिनोमिना में आपकी लेंज लॉ फॉलो होगी। ठीक है, तो लेंज लॉ इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, तो इस वैलिड इन सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण में आपकी क्या होगी, स्व प्रेरण की प्रक्रिया में लेंज लॉ का क्या होगा, वैलिड होगा, वैलिड इन सेल्फ इंडक्शन। यानी जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी या जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द गिवन करंट, जो पहले आपकी करंट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्योंकि लेंज लॉ में आपने ये पढ़ा कि जब भी कोई क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है, तो हमेशा वो उस कॉज का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वो क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना हो रही है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का कारण है, वो करंट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वजह से है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सेल्फ इंडक्शन में जब आपकी क्या होने लगेगी, करंट इंक्रीज करने लगेगी, तो ये क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और कोशिश करेगा कि इस करंट को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए। वहीं अगर ये क्या होने लगेगा, करंट अगर डिक्रीज करने लगेगा, तो ये जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर किए रहेगा, जब ये करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो इसने इसका अपोज किया होगा, उस अपोजिशन के थ्रू इसने एक एनर्जी क्या किया होगा, अपने अंदर स्टोर किया होगा। अब जब ये करंट डिक्रीज होने लगेगी तो इसको इस बात से भी विरोध हुआ है, क्योंकि ये जिस कारण से प्रोड्यूस होगा उसी का विरोध करेगा। तो इंक्रीजिंग का भी ये क्या करता है, अपोजिशन करता है, और डिक्रीजिंग का भी अपोजिशन करता है। इंक्रीजिंग के दौरान ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर किए रहता है, जब करंट डिक्रीज होने लगता है तो उसी एनर्जी को ये प्रोवाइड कराता है। अभी हम लोग कॉइल पे और डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर लेंज लॉ का जो बात है वैलिडिटी की, तो वो सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना में लेंज लॉ क्या करता है, वैलिड करता है। चलिए, अब हम लोग को बात करना है कि किस कॉयल में, अगर मान लीजिए आपने एक एल्युमिनियम का कॉयल बनाया है या एक कॉपर का कॉयल बनाया है, एक अलग अलग मटेरियल का कॉयल बनाया हुआ है और अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स आपने लिए हुए हैं, तो किसमें कितनी धारा प्रेरित होगी,
किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हमें जानना होगा सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्व प्रेरण गुणांक, या जिसे अंग्रेजी में आप दूसरा टर्म ये बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसके अलग अलग नाम हैं। तो पहले तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को आप सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, हिंदी में कहें तो स्वप्रेरण गुणांक, या स्वप्रेरकत्व, ये इसके अलग अलग नाम हैं। आपसे एग्जाम में मान लीजिए किसी और नाम से पूछ लिया, मतलब दोनों में से किसी एक का पूछ लिया, तो आपको याद होना चाहिए किस नाम से आप इसको जानते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये कैसे आपको डिटरमाइन होगा, कैसे आपको पता लगेगा, उसके लिए हमें जानना होगा, पहला एक बात जाननी होगी, वो क्या कि किसी लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, दैट मीन्स यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये क्या किया हुआ है, आपका एक कॉइल लिया जिसमें हमने करंट फ्लो कराया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि कितनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी या कम आएगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें करंट क्या होगा। तो फाई जो होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें बहने वाले करंट पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा क्या होगा, पास होगा। चलिए अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ एल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये एल अब का क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी अनुक्रमानुपातिक नियतांक, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो एल क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस, दैट मीन्स कॉइल कितना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा या किस तरीके से बिहेव करेगा जब भी उसके क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, वो आपका ये एल बताएगा। चलिए पहले हम लोग एल को क्या करते हैं, एक बार डिफाइन करते हैं, यहां पर एक बार और डिफाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले यहां एल को यहां डिफाइन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एल को डिफाइन कैसे करेंगे, फाई अपॉन आई, क्योंकि आप आई को इधर भेज देंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। तो अगर इसको डिफाइन करें तो आप देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन में हम लोग एज यूजुअल क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 कर देते हैं। तो यहां अगर आप हर को 1 कर देंगे, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लेंगे या यूनिट करंट ले लेंगे, तो एल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फाई। यानी अगर किसी लूप से या किसी कॉइल से किसी कॉइल में जो बहने वाली करंट है, जो फ्लो होने वाली करंट है, अगर वो यूनिट करंट है, तब उसकी वजह से जो फ्लक्स पास होगा कॉइल से, तो वो क्या बताएगा आपका, वो आपका बताएगा कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्या किया, एक आपका लूप ले लिया और इसमें हमने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई। तो 1 एम्पियर की वजह से यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इस 1 एम्पियर की वजह से जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से पास होगी, खुद से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जो ये खुद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से जो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स पास होगा 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के कारण, वो बताएगा कि आपका कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। तो एक तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, दैट मीन्स इफ अ यूनिट करंट is flowing through a circuit, if unit current is flowing through a circuit, then number of flux passing through it is called self inductance of the coil। यानी यदि किसी परिपथ से 1 एम्पियर या एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, तो
परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी को हम लोग दूसरे डेफिनेशन को की तरफ देखेंगे, यानी फैराडेस लॉ की तरफ से देखेंगे। तो इसको जरा लिख लीजिए, डेफिनेशन करेंगे हम लोग एल का ही, लेकिन फ्रॉम फैराडेस लॉ। ठीक है, तो फैराडेस लॉ क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, यही तो है कि अगर किसी कॉयल से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो माइनस डी फाई बाई डी टी है। यहां पर जो फाई है वो आपका है एल आई, तो रख दिया जाए तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी एल आई। एल आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी फाई बाई डी टी। तो एक तो ये क्या है, कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कॉयल में कितनी धारा प्रेरित, कितनी विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगी, उसकी वैल्यू है। तो आप लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, यहीं से अब हम लोग क्या करेंगे, एल को डिफाइन करेंगे। अरे आई एम सॉरी, यहां पे आई होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग एल को डिफाइन करेंगे। तो एल को कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस साइन मान लीजिए अगर इग्नोर कर दिया जाए तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो एक एल आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि डी आई बाई डी टी आप वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 एम्पियर या यूनिट ले लेंगे। ठीक है, तब आपकी जो L की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, E हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर किसी कॉयल से धारा परिवर्तित हो रही है, यानी करंट चेंज हो रही हो, और करंट चेंज होने की रेट क्या हो, 1 हो, दैट मीन्स करंट 1 एम्पियर प्रति सेकेंड से चेंज हो रही है। तो या तो बढ़ भी सकती है या तो घट सकती है। जैसे 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो अगले 1 सेकेंड में वो धारा 6 एम्पियर की हो जाए, उसके अगले 1 सेकेंड 7 सेकेंड की हो जाए। या अगर घट रही है तो 5 एम्पियर की है तो अगले सेकेंड में 4 एम्पियर की हो जाए, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 3 एम्पियर की हो जाए। तो समझने वाली बात है कि अगर करंट का जो चेंजिंग रेट है टाइम के साथ वो 1 है, तो अब आपकी जो क्या होगी, कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ई, वो क्या बताएगी, वो बताएगी कि हमारे कॉयल की कितनी सेल्फ इंडक्टेंस है। यानी अगर आप करंट खुद कॉयल चेंज कर रहा है तो उसमें से वो कितना वोल्टेज खुद प्रोड्यूस कर ले रहा है, यही क्या है, आपकी सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, अब इसको लिख भी लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ current is unit या unity, then the value of induced EMF, then the value of induced EMF is called self inductance। यानी अगर क्या हो जाए, किसी परिपथ से धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक हो, तब परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाएगा। चलिए अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, एल की यूनिट की बात करते हैं। तो एल की सिंपल यूनिट हम लोग यहां से लिख सकते हैं, फाई अपॉन आई। फाई की यूनिट होती है वेबर और आई की यूनिट होती है एम्पियर। तो एल की यूनिट क्या होगी, वेबर पर एम्पियर, जिसे हेनरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, हेनरी है। अच्छा, यहां पर एक ग्रेजुएशन लेवल की बात है। एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस आपकी, या कॉयल का जो एल होता है या इंडक्टेंस जो होता है, वो आपकी इंडक्टर, फिलहाल इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर नोट करके लिख लीजिएगा, इंडक्टर आपका पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे अगर ग्रेजुएशन लेवल का डिमांड वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो ये ग्रेजुएशन लेवल में आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडक्टर यानी जो आप कॉयल बनाए हैं लिए, इसमें उसको इंडक्टर बोला जाता है। तो
ये एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? तो पैसिव एलिमेंट है, याद रखिएगा। एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर नहीं करते, तो दैट इज वाई ये क्या होगा आपका पैसिव एलिमेंट होगा। जैसे फिलहाल आपका कैपेसिटर की बात करें तो वो भी एनर्जी को स्टोर करता है, रजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता लेकिन एनर्जी को लॉस करता है। वहीं आपके एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पावर गेन की तरह काम करते हैं या पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो आपके एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन आपका यानी बीमा, एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, मे बी गलत हो रहा हो। a माइनस 2 t माइनस 3 L2, एक बार इसको आप चेक करिएगा अपने से और सही सही लिखिएगा। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल यही है। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई L की। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी L होती है फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी भौतिक उपयोगिता, ये क्या है। आपको बहुत कम जगहों पे ऐसा मिला होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो जैसे आप देखिए क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में, तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या होता है, एक नेचर होता है जिससे वो क्या करता है कि अपने साथ होने वाले गति में क्या करता है, विरोध करता है। जैसे अगर वो आपने पढ़ा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, और मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली मूव करना चाहता है, यानी न तो अपनी स्पीड को घटाना या बढ़ाना चाहता है। दूसरा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी का हमने क्या नाम रखा था, इनर्शिया नाम रखा था, ठीक है। यानी इनर्शिया क्या करता है, मैकेनिकल मोशन या मैकेनिकल रेस्ट पोजीशन का क्या करता है, भरसक विरोध करता है। यहाँ पर इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस आपकी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहने का क्या मतलब है, अगर आप देखें तो ये क्या करता है, अगर इससे आप कॉइल में करंट फ्लो कराएं तो कॉइल में करंट एक मतलब तुरंत मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचता, क्योंकि जैसे ही कॉइल में करंट इंक्रीज करना शुरू करेगा तो कॉइल में एक क्या होगी, सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना की वजह से, स्व प्रेरण की फिनोमिना की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जो करंट को क्या होने लगेगी, बढ़ने से इंक्रीज करेगी। करंट को क्या करेगी, बढ़ने से विरोध करेगी। यानी करंट जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक तुरंत नहीं अटेंड कर पाता, कुछ देर बाद हालांकि कर लेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल मोटर को देखें तो शुरू में क्या होता है, वो अचानक से मैक्सिमम स्पीड में नहीं पहुंचता, वो क्या होता है, कुछ रोटेशन करने के बाद अपने मैक्सिमम स्पीड में पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉइल लगी है उसकी इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है और उसमें जो करंट फ्लो होगी उसका वो क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी इंक्रीज करने का विरोध करेगा। इसी वजह से रोटेशन कुछ देर बाद आपका मैक्सिमम पे जाके पहुंचता है। वहीं अगर बात करें करंट अगर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, तो करंट के डिक्रीज होने का भी ये क्या करता है, विरोध करता है। इसी तरीके से आप मोटर को जब ऑफ करते हुए देखें तो ये क्या करेगा, जैसे ही करंट आप ऑफ करेंगे तो मोटर एक तुरंत स्टॉप न होके क्या होता है, कुछ देर बाद स्टॉप होता है। कारण ये कि उसमें जो आपकी क्या होती है, कॉइल होती है, कॉइल क्या करती है, करंट जब डिक्रीज होने लगती है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी को प्रोवाइड कराती है और करंट के डिक्रीज होने का विरोध करती है। तो कुल मिला के यहाँ पर चेंज इन करंट का ये क्या करता है, सेल्फ इंडक्टेंस आपका या इंडक्टर विरोध करता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो आप उसको लिखेंगे इट इज लाइक या इट इज एक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की तरह बिहेव करता है। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। और एग्जांपल सबसे बढ़िया है इलेक्ट्रिकल मोटर। हालांकि वहां पे भी मैकेनिकल इनर्शिया है बट इलेक्ट्रिकल इनर्शिया फिर भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और छोटे छोटे रिजल्ट्स हम लोग लिखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल
ये कैसा कॉयल होता है भाई? आप देखिए, अगर मैं क्या करूँ, एक रस्सी लेके या एक वायर लेके मैं हाथ पर लपेटूं और कुछ इसी तरीके से क्या करूँ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैं बाउंड करता चलूँ, दैट मीन्स यहाँ पर जो बाउंडिंग होगी वो क्या होगी, एक के ऊपर एक होती जाएगी। ठीक है, तो इसको प्लेन कॉयल बोलेंगे। और वहीं आपका एक कॉइलिंग ऐसे होती है जो क्या होती है, एडजेसेंट टर्न्स देते हुए जाते हैं, तो उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। ये आपका प्लेन कॉयल है। तो प्लेन कॉयल यानी सर्कुलर लूप जैसा मान सकते हो। तो सर्कुलर लूप की क्या इंडक्टेंस होगी, तो उसके लिए हमें जाना होगा क्या, L इज इक्वल टू फाई आई पर जाना होगा। यानी आपको फाई निकालना होगा कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और आप करंट खुद सपोज किए होंगे कुछ ना कुछ, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं L कितना होगा। तो लेट कर लें, क्या है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अच्छा, R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द लूप। अच्छा, सभी की रेडियस सेम है, और I क्या है, करंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। ठीक है, तो यहां पे N की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट N I अपॉन 2R। तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के की वैल्यू सेंटर पर। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं। देन फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पर बी और ए की एरिया डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, दैट इज वाई क्या होगा, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 आपको 1 देगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपकी बी की वैल्यू ये हो जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, और ए की वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या वैल्यू बचेगा, अच्छा आई को मैं इधर ले ले रहा हूँ, तो फाई अपॉन आई क्या बचेगा, म्यू नॉट, यहाँ आपके पहली पोजीशन पे n बचेगा, फिर पाई बचा हुआ है r अपॉन 2। ठीक है, ये आपका राइट साइड में बच जाएगा म्यू नॉट n पाई r अपॉन 2, और ये आपका क्या है, फाई क्या है, फाई अपॉन आई क्या है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था L। तो प्लेन कॉयल की जो इंडक्टेंस होगी, सेल्फ इंडक्टेंस, वो आपकी हो जाएगी म्यू नॉट n पाई r अपॉन 2। इसको आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे। अच्छा, n स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप की एरिया लिखी थी, यहाँ इस वजह से n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। बस एक ही मिस्टेक थी, सही हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें L निकालना है सोलेनॉइड का, L ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का कैसे होता है भाई शेप, ये होता है, सपोज कर लीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, या स्मॉल n, चाहे जो भी सिंबल आप लेना चाहें, जिस हिसाब से आप करते हो उस हिसाब से करिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और एरिया एक की a है, तो n होंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा BAN। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो इस क्या होगा, कॉयल से पास होगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, B की म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन L, और यहाँ पर आपका AN ऑलरेडी है। A क्या है, एरिया ऑफ द लूप। तो क्या हो जाएगी फॉर्मूला, I को आप इधर लीजिए, फाई अपॉन A, I म्यू नॉट फिर N स्क्वायर इंटू A अपॉन L। ये क्या है आपका, फाई अपॉन आई, L है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। तो ये आपकी क्या हो सकती है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो सकता है। अब अगर आप इसे और मॉडिफाई करना चाहें तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये रही आपकी सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ बातें। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात म्यूचुअल इंडक्टेंस की करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आप में दिया हुआ है, उसको देखकर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे आज के आज। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, एक कॉइल में आप क्या करते हैं,
करंट देते हैं और दूसरे कॉइल में करंट रिसीव करते हैं, तो इस फिनोमेना को आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम देते हैं। जैसे इस कॉइल में मैंने करंट दिया, अब इस करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ से गुजरेगा दूसरे वाले कॉइल के पास से। अब जब दूसरे कॉइल के पास से गुजरेगा और किसी प्रकार अगर इसमें करंट क्या हो जाए, डिक्रीज होने लगे या इंक्रीज होने लगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी या मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होने लगेगा, इस कॉइल के क्रॉस चेंज होने लगेगा। अब चूंकि इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फैराडेस का नियम लगा सकते हैं और फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, दूसरे कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, लेंज लॉ का फॉलो करेगा, दैट मीन्स उस कॉज का विरोध करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ये पूरी फिनोमेना आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की होगी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो, याद रखिएगा। तो देखिए क्या होता है आपका कि अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से दो कॉइल पास में रखे हुए हैं और दूसरा कॉइल आपने यहाँ रखा हुआ है जिसमें आप करंट रिसीव कर रहे हैं, तो अगर इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका वजह से चेंज हो रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट। तो इस करंट को सपोज कर लो I1, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, पहले कॉइल की वजह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा MI1, ठीक। तो M को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि phi2 अपॉन I1। कैसे डिफाइन करेंगे इसका हम आपको नोट्स देंगे, क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा बनाना नहीं चाहता, ये आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, अभी मैं शेयर कर दूंगा। तो phi2 अपॉन I1, ठीक है। तो phi2 आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन या मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंड कॉइल अपॉन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। दैट मीन्स अगर किसी क्या हो रहा है, दो कॉइल को अगर हमने पास में रखा है, तो दूसरे कॉइल, अगर पहले कॉइल में धारा का मान 1 हो, करंट की एम्पियर वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो दूसरे कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, इसकी भी यूनिट आपकी क्या होगी, जितनी भी खासियत आपने पढ़ी वो क्या होगी, यहाँ पर लागू होगी, ठीक। तो phi2 इज इक्वल टू क्या हो गया, MI1, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि कितनी EMF प्रोड्यूस होगी, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस d∅/dt, है ना, यही तो होगा फैराडेस लॉ से। तो phi2 की वैल्यू आपके पास क्या है, MI1। तो अगर M आप I1 रखेंगे तो M आपकी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस अगर इग्नोर कर दिया जाए तो dI1/d2 dt, ये EMF प्रोड्यूस होगा सेकेंड कॉइल में, ठीक है। तो अगर आप EMF M को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, E अपॉन dI1/dt। तो इसका क्या मतलब है कि अगर पहले कॉइल में करंट का जो चेंजिंग रेट है वो 1 हो जाए, पहले कॉइल में करंट का जो चेंजिंग रेट यानी 1 एम्पियर से इंक्रीज करे, 1 एम्पियर से डिक्रीज करे, तब दूसरे कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस हो जाएगी, उस EMF की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। तो ये पूरी तरीके से आपका सेम कॉन्सेप्ट रखता है, सेम यूनिट रखता है, सेम डायमेंशन रखता है, इस वजह से मैं इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ। तो चलिए कुछ ये बातें यहाँ पर हो गई, एक और बात यहाँ पर आप लिख लीजिए, तो आज के लेक्चर को समाप्त किया जाए। वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम दो कॉइल को मान लीजिए इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए L1 और L2 है, तो इसका रिजल्टेंट जो इंडक्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस की सीरीज जैसा रहेगा। और अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं L1 L2 को, ठीक है, सेम टाइप का रखिएगा, तो ये भी आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरह रिजल्ट देगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई, और समझ में आई तो आप नोट करें, जो पीछे की चीज़ें कुछ छूटी हुई हैं मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जहाँ के आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो भी सिलेबस कवर करते हैं उसका टेस्ट भी लेते हैं, तो आप रेगुलर टेस्ट भी दे रहे हैं जो लोग पुराने लोग हैं। आगे भी इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे, इसलिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। और सहयोग आपका सिर्फ इतना है कि आप वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। इस चैनल पर हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं
और जो भी बेस्ट मटेरियल आपको देना होगा या आपको ज़रूरत होगी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके बदले आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, चैनल को शेयर करें और लोगों को बताएं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से वीडियोस मिल रही हैं। एक तो आपको GIC लेक्चर फिजिक्स पर वीडियो मिल रही है, दूसरा आपको यहाँ पर क्लास 11-12 की फिजिक्स की वीडियो, BSc लेवल की वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉमर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए, उनको आप इस चैनल के बारे में आपको बताएं। अगर आप बताएंगे तो वो एक ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अगर मैं बताऊंगा या मैं प्रचार कराऊंगा तो वो उसका अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप बताओगे तो कोई दूसरा उससे ज़्यादा प्रभावित होगा। मैं बताऊंगा तो इसका मतलब मैं अपने ही तारीफ कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ये सब आप करें, और आप खुद भी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।